जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीएस में पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था, तो राज व्यवस्था सब्जेक्ट को शुरू करेंगे और पूरा जो है डिटेल में अच्छे से पढ़ा जाएगा। इसके एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। ये पीडीएफ जो है ओनली आईएएस फिजिक्स वाला द्वारा दी गई है, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है। इसमें कोई भी आपको गलती नहीं मिलेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और एक एक क्लास को अच्छे से समझते चलते हैं। इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाहर से कहीं से भी आपकी परीक्षा में, चाहे आरओ की हो, चाहे पीसीएस की किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, राज्य व्यवस्था में कोई भी क्वेश्चन इस जो है क्लास से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये जो है अलग अलग, जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुआ, भारत के संविधान का निर्माण हुआ, तो इसमें जो अलग अलग टॉपिक है उसको हम अलग अलग वीडियो में एक एक क्लास करके देख लेंगे, ठीक है। तो टोटल जितने टॉपिक हैं उतने जो है क्लास लगेंगे और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाए और आप जो है परीक्षा में अच्छा करके आएँ। यही इसी कामना के साथ में हम वीडियो को चालू करते हैं। क्लास शुरू होती है। चलिए कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। चलिए शुरू करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या है, जो इतिहास में हुआ, ठीक है, उसको समराइजेशन करना है। इतिहास में जो राज्य व्यवस्था के माध्यम से चेंज आया, उसको हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, कि इस राज्य व्यवस्था या जो कानून थे उसने हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को कैसे चेंज किया, कैसे प्रभावित किया। तो उसमें हम पढ़ेंगे। पहला है कंपनी का शासन 1773 से 1858 ईस्वी, ठीक है। कंपनी का शासन 1773 से 1858 ईस्वी के लिए इसमें हम पूरा देखेंगे। 1773 से पहले आप जानते हैं अंग्रेज जब आए थे भारत में तो केवल व्यापारिक कंपनी बनकर आए थे। वो अपनी कंपनी लगाए, व्यापार करना चालू किया, धीरे धीरे राज्यों में हस्तक्षेप करना चालू किया और फिर धीरे धीरे हथियाना यहाँ की ज़मीनों को चालू किया और बाद में अपना प्रभाव बढ़ाते चले गए, ठीक। और निर्णायक लड़ाई प्लासी का युद्ध होता है और उसके बाद में जब बक्सर का युद्ध होता है, अवध की संधि होती है, वहाँ से ये लोग अपना निर्णायक भूमिका अदा करना शुरू करते हैं और अपना असली रंग दिखाना अंग्रेज लोग चालू करते हैं। उसके बाद जो है द्वैध शासन प्रणाली लागू करके लॉर्ड क्लाइव चला जाता है। उसके बाद में 1773 से 1858 का हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ओके। 1773 में एक नया प्रशासक भी आता है, कंपनी की तरफ से भेजा जाता है, ठीक है, भारत में प्रशासन करने के लिए। उसका नाम रहता है वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। तो जब ये आएगा तो लॉर्ड क्लाइव ने जो है द्वैध शासन प्रणाली चला के गया था लॉर्ड क्लाइव, उसको समाप्त कर देगा। अब चलिए हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ना शुरू करते हैं। तो 1773 में एक एक्ट आता है जिसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम इसमें बनाए गए थे, इसीलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करना था, मतलब रेगुलेट करना था, ठीक है, रेगुलेट करना था, इसीलिए इसको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट ने रखी, तो रेगुलेटिंग एक्ट ने। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दे दी। जो कंपनी यहाँ पर राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य कर रही थी उसको मान्यता दे दी। बंगाल के गवर्नर का नाम बदल दिया गया और उसको क्या कहने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या कहने लगे, बंगाल के गवर्नर जनरल। और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बना दी गई और पहला गवर्नर जनरल बनकर कौन आया, वारेन हेस्टिंग्स। कौन, वारेन हेस्टिंग्स। ये जो है कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट जो है ये मुख्य इसमें क्या होते हैं कि 4 न्यायाधीश होते हैं। 4 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश होता है चीफ जस्टिस, ठीक है, और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं जस्टिस, ठीक है। तो टोटल मिला के 4 न्यायाधीश होते हैं इसमें। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का निजी व्यापार करने या मूल निवासियों से उपहार लेने या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के शासी निकाय के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण जो है सशक्त हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एक टीम बनाई गई और कंपनी पर कंपनी शासन कैसे कर रही है, कैसे कानून बना रही है, इसको रेगुलेट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसको देखभाल करने लगे और अपनी प्रतिक्रिया, मतलब जो भी यहाँ पर हो रहा था उसको पहुँचाने लगे किसके पास, ब्रिटिश क्राउन के पास, ठीक है। तो ये लोग जो है कंपनी के लिए भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देते थे। कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स।
बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जबकि ये पहले अलग अलग 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, बंगाल, मुंबई और कौन, मद्रास। ठीक, बाद में क्या किया गया, जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया तो इन दोनों की प्रेसिडेंसियों को इसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के। फिर आएगा 1881 का संशोधन अधिनियम एक्ट। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये संशोधन एक्ट होता है। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें संशोधन के लिए कुछ एक्ट या कुछ कानून पारित किए गए तो उसको संशोधन एक्ट कहा गया। ठीक, इसने गवर्नर जनरल के काउंसिल को, इसने क्या किया कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को उनकी अधिकारिता क्षमता के लिए किए गए कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट से अधिकार, जैसे क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट देती। हुआ क्या था कि जो गवर्नर जनरल कानून बनाता था तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी। तो ये बहुत सारे कानूनों को गवर्नर जनरल के रोक देती थी, नहीं मानती थी, कहती थी ये संवैधानिक नहीं है या सही कानून नहीं है। गवर्नर जनरल ने जो है इसका विरोध किया, और कहाँ पर किया, ब्रिटेन में, क्राउन के पास। तो क्राउन ने क्या किया कि इनको छूट दे दिया, कहा कि ठीक है, जो गवर्नर जनरल का वर्डिक्ट रहेगा उस पर कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। दीवानी मामलों और लगान वसूली से उत्पन्न होने वाले मामलों को भी उच्चतम न्यायालय से दूर रखा गया और कहा गया कि जो दीवानी मामले हैं और लगान वसूली वाले मामले हैं इनको भी जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट से दायरे से बाहर रखा गया। दीवानी मामलों को कौन सुन रहा था और लगान वसूली वाले मामलों को कौन सुन रहा था, तो लगान वसूली वाले मामलों को सुनता था उस समय का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या सुनता था, लगान वसूली वाले मामलों को, और दीवानी मामलों को सुनता था एक निजामत अदालत बनाई गई थी, निजामत अदालत। ठीक है, तो उसमें जो मौलवी या मुल्ला जो होते थे तो निजामत अदालत में ये लोग सुनते थे, या जो है अंग्रेज अधिकारी कोई होता था वो सुनता था। ठीक, तो इसमें जो न्यायाधीश होता था वो अंग्रेज अधिकारी होता था निजामत अदालत में। ठीक है, और एक जो लगान वसूली था इसका जो न्यायाधीश होता था वो होता था डीएम। ओके, इसमें क्या, इसमें एक और प्रावधान किया गया कि उच्चतम न्यायालय जो कलकत्ता का था, सब जो कलकत्ता के लोग हैं उन सबके वर्डिक्ट को सुनता था। लेकिन अगर कोई बाहरी लोग हैं और वो चाहते हैं कि हम जाके उच्चतम न्यायालय में अपील करें और दोनों पक्ष सहमत हैं तो कोलकाता का जो उच्चतम न्यायालय था उनको भी सुनता था। लेकिन उस समय जो कानून थे तो हिंदुओं को जब सुना जाता था तो हिंदू कानून के हिसाब से दंड दिया जाता था, हिंदू कानून के हिसाब से उनको सुना जाता था, उनकी सुनवाई की जाती थी। और मुसलमानों को मुस्लिम कानून के हिसाब से दंड दिया जाता था, मुस्लिम कानून के हिसाब से उनको उनके लिए जो है नियम बने हुए थे। ठीक है, प्रांतीय न्यायालयों की अपीलें गवर्नर जनरल के परिषद में होती थी। जो बाकी प्रांतीय न्यायालय थे जब उनमें मामला फंस जाता था और उनसे ऊंची अपील करना होता था तो जो वो अपील होती थी वो जो कोलकाता वाला न्यायालय था, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, वहाँ पर अपील नहीं होती थी। कहाँ पर होती थी, गवर्नर जनरल के परिषद में उसकी अपील होती थी। ठीक है, कहाँ पर अपील हो रही है प्रांतीय न्यायालयों की, गवर्नर जनरल के परिषद में इसकी अपील की जाती थी। तो ये सब पॉइंट अच्छे से पढ़ते 2-3 बार देखेंगे तो पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के लिए नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। ओके, अब आएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, व्यापारिक कार्य अलग कर दिया गया और राजनीतिक कार्य अलग कर दिया गया। तो व्यापारिक कार्यों को संभालने के लिए भी कोई चाहिए, राजनीतिक कार्यों को। अभी तक देखिए जब दोनों काम कंपनी कर रही थी तब बनाया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और ये जो है राजस्व से संबंधित, नागरिक सभ्यता से संबंधित, सैन्य से संबंधित, कंपनी के भारत में राजस्व से संबंधित सारी चीज़ें ये ब्रिटिश को बताती थी। लेकिन अब अलग अलग कार्य हो गए। ठीक है, अलग अलग कार्य के मतलब कुछ व्यापारिक कार्य अलग हो गया, व्यापारिक कार्य अलग करने वाले अलग लोग हो गए, और राजनीतिक कार्यों पर कानून बनाने वाले या उसमें सुनवाई करने वाले लोग अलग हो गए। तो अब 2 संस्थाएं मिलकर काम करने लगी हैं, वही कंपनी की ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली कहा जाएगा कि द्वैध शासन की प्रणाली की स्थापना कब हो गई, 1784 में कंपनी में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हो गई। ठीक, राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को चलते, तो राजनीतिक कार्यों को ब्रिटिश सरकार को बताने के लिए या राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप के लिए या राजनीतिक कार्यों की देखरेख करने के लिए कौन बोर्ड एक बनाया गया, नियंत्रण बोर्ड। उसको कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको कंट्रोल में रखने के लिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और व्यापारिक क्रियाकलापों का प्रबंधन करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर पूरी चीज़ें देख रहा था, अब वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर केवल व्यापारिक क्रियाकलापों को देखने लगेगा। ठीक है, और राजनीतिक क्रियाकलापों का प्रबंधन करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का बनाया गया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। जो कंपनी के क्षेत्र थे उनको पहली बार ब्रिटिश संपत्ति कब कहा गया, 1784 में। ओके, अब आ जाएगा 1786 का अधिनियम। ठीक है,
यहाँ तक अभी तक गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। अब गवर्नर जनरल आएगा कॉर्नवालिस। कौन आएगा? कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस नखरा दिखाएगा कि भैया हम नहीं जाएंगे, ठीक है, हम गवर्नर जनरल नहीं बनेंगे। कहेंगे क्यों नहीं बनोगे? कहेगा कि पावर बहुत कम है, ठीक है, गवर्नर जनरल के पास पावर बहुत कम है। तो इसको कहा जाएगा ठीक है, तुम योग्य आदमी हो, तुम जो चाहो जैसा चाहो हम तुम्हारे लिए कानून बना देंगे और तुम गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार हो जाओ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार होगा। किस पर? ये कहेगा कि हमको गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों पद भी हम ही को दे दो, तब तो हम बनेंगे, केवल गवर्नर जनरल बन के हम नहीं रहेंगे। तो ये पहला जो है जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला ऐसा जो गवर्नर जनरल बनकर आएगा जो गवर्नर जनरल भी रहेगा और कमांडर इन चीफ भी रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों जगहों पर ये नियुक्त हो गया। उससे विशेष मतलब जान लो मोदी जी हैं तो मोदी जी गवर्नर जनरल हैं और कमांडर इन चीफ भी मोदी जी ही बन जाएं, ओके। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों शक्तियाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने हाथों में ली और एक जो बन गया यहाँ का गवर्नर जनरल भारत का। उसे विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णयों को पलटने की भी शक्ति दे दी गई। जो परिषद में जो 4 लोग थे, 4 सदस्य परिषद थी, तो इसने क्या कहा कि जैसे क्या होता है कि कभी कभी परिषद हमारे हिसाब से चल ही नहीं रही है, हम कुछ कह रहे हैं लेकिन परिषद के सदस्य जो हैं वो अलग से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो हमारी बात को मान नहीं रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो इसको कहा कि ठीक है यार, जो तुम कह दोगे वही परिषद के सदस्यों पर माना जाएगा। परिषद के सदस्य अगर चारों कुछ कहें तो भी उसको नहीं माना जाएगा, अगर तुमने जो गवर्नर जनरल रहेगा उसने कुछ कह दिया तो उसी बात को ही माना जाएगा, ठीक है। तो इतनी शक्तियाँ प्राप्त करके ये गवर्नर जनरल बनता है। लेकिन ये 1793 में हट जाएगा ये भी। उस समय 1793 में क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को उसकी परिषद पर दी गई, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई 1793 में हट जाता है। तो जो 1793 में इसको भरने के लिए दूसरे लोग आएंगे, तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अभी तक सुविधा दी गई थी कि गवर्नर जनरल की बातें ही आगे रहेंगी, परिषद की बातें ठुकरा दी जाएंगी, तो वही सुविधा जो आने वाले गवर्नर जनरल हैं सबको दे दी गई, ठीक है, कि ठीक है अब गवर्नर जनरल ही मेन मुखिया रहेगा, केवल जो परिषद रहेगी उससे सलाह लेगा, बस परिषद की सलाह को मानना है कि नहीं मानना है गवर्नर जनरल डिसाइड कर लेगा। भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। व्यापारिक एकाधिकार जो था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, मतलब जो इंग्लैंड से कंपनी आई थी और वही अधिकार मतलब उसी को अधिकार था कि आप भारत में व्यापार कीजिए। तो इसने जो वहाँ के क्राउन थे उनसे कहा कि देखिए हमारे पास काम बहुत बढ़ गया है, इसी हिसाब से हम जो है अपना मुनाफा कमा नहीं पाए हैं, तो हमको थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए टाइम को कि हमारी ही कंपनी केवल वहाँ पर अभी भारत में अधिकार जमाए रहे और हमारी ही कंपनी राज करे, व्यापार करे भारत से, और जो है इंग्लैंड में बहुत सारी जो कंपनी हैं उनको मत भेजिए। तो वहाँ के क्राउन जो वहाँ के प्रिंस थे उसमें मान गए और उन्होंने वहाँ की अदालत जो मतलब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है आपको 20 साल का एक्सटेंशन और देते हैं, 20 साल अभी आप एकाधिकार आप ही का रहेगा, कोई ब्रिटेन से कोई दूसरी कंपनी नहीं जाएगी। ये एकाधिकार केवल ब्रिटेन की कंपनियों के लिए था, मतलब पूरी दुनिया की कंपनी नहीं जाएगी ऐसा कुछ नहीं था, ब्रिटेन की कोई भी कंपनी दाखिल नहीं होगी भारत में, ठीक। तो 20 साल के लिए और मिल गया। तो देखिए 1793 और 20 कितना हो जाएगा? 1813। अब इनको एक्सटेंशन 1813 तक का मिल गया। यह प्रावधान किया गया कि कमांडर इन चीफ को, जो कमांडर इन चीफ है, तो कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य तब तक न माना जाए जब तक कि उसे सदस्य के रूप में नियुक्त न किया गया हो। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें जो 4 सदस्य थे, तो एक समय तो ऐसा आया था कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ ये दोनों चीज़ें बन के बैठ गया था कॉर्नवालिस, ठीक है। लेकिन फिर अलग अलग पद पे गवर्नर जनरल अलग होने लगे, कमांडर इन चीफ दूसरे लोग होने लगे। तो कहा गया कि कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य अगर वो है तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो उसको सदस्य नहीं माना जाएगा उसकी परिषद का। मतलब कमांडर इन चीफ परिषद में दाखिल होकर गवर्नर जनरल को कोई अपनी तरफ से सलाह नहीं दे सकता है, ठीक है। अब आ जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या कहा जाएगा कि जो भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो व्यापारिक एकाधिकार था, इसने 20 साल के लिए एक्सटेंशन करवाया था, फिर गया कि हमारा 20 साल के लिए फिर एक्सटेंशन कर दीजिए। तो जो वहाँ की कंपनियाँ थीं उन्होंने उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए वहाँ के जो राजा और जो वहाँ की परिषद थी उस पर जो है दबाव बनाया कि नहीं अब हम लोगों को भी जाना है भारत मुनाफा कमाने, हम लोगों को भी जाना है बिजनेस करने। तो विद्रोह जब फैलता हुआ देखा तो इसने क्या किया कि भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया। कहा कि अब भैया कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो इसने कहा कि हम तो मुनाफा बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाए हैं, तो कहा ठीक है आप जो है बिजनेस कीजिए, लेकिन चीन के साथ और चाय का जो व्यापार आप जो ज़्यादा कर रहे हैं, चीन के साथ व्यापार ज़्यादा कर रहे हैं और चाय का व्यापार में ज़्यादा मुनाफा है, तो इन दोनों बिजनेस को अभी भी आपका ही एकाधिकार बना रहेगा। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वही चीन और चाय का व्यापार वो अकेले अभी वही करेगी। जो दूसरी नई कंपनियां हम भेज रहे हैं वो चीन के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगी, चाय का कोई व्यापार नहीं करेंगी, बाकी मसाला का, कपड़ा का व्यापार इनको करने दो जो कम नई कंपनियां जा रही हैं, बाकी चीन और चाय का व्यापार आप ही करो, ठीक है।
तो इसमें भी इसको 20 साल का एक्सटेंशन मिल गया, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार करने के लिए और बाकी व्यापार को के लिए दूसरी कंपनियां और भेज दी गई। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, इसके बाद क्या होगा कि इसने भारत में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को दावा को और मजबूत किया। 20 कंपनी का शासन क्या कर दिया कि अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया कि कंपनी ही अभी शासन वहाँ पर करे। नियंत्रण बोर्ड जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो इसकी शक्तियाँ भी बढ़ा दी गई। इस अधिनियम के तहत मतलब 1813 का जो अधिनियम था उसमें ईसाई मिशनरियों को भी भारत भेजा गया और कहा गया कि ठीक है आप जाइए और भारत में धार्मिक सुधारों और नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए जो अपनी संस्कृति है ईसाइयों की संस्कृति उसको बढ़ाइए और उसका प्रचार कीजिए। तो ईसाई मिशनरियाँ कब आई भारत? 1813 अधिनियम के तहत। भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपया खर्चा करने का प्रावधान इसमें रखा गया। ठीक है, अब आ जाएगा 1813 के बाद 20 साल और बढ़ाइए तो 1833 का अधिनियम। तो 1833 का चार्टर अधिनियम आ गया। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक अंतिम कदम था, क्योंकि प्रशासन के नए मॉडल के तहत इसमें इसके पुनर्गठन में इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें जो 1833 का चार्टर अधिनियम आया इसने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध बना दिया कि ब्रिटिश का जो उपनिवेशीकरण है ये वैध है, कोई अवैध काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक निकाय से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया कि ये लोग प्रशासन कर रहे हैं, कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं। जैसे व्यापार कर रहे होते और राज करने लगते तो गलत होता, तो इसने कहा कि अब ये व्यापारिक निकाय नहीं है, ये एक प्रशासनिक निकाय है और इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्रों को ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों और वारिसों का के विश्वास जो है के अधीन रखा गया। चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार का एकाधिकार जो था कंपनी का वो भी अब समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल के सरकार को भारत सरकार कहा जाने लगा और जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको भारत परिषद कहने लगे। ठीक है, गवर्नर जनरल की जो सरकार थी उसको भारत की सरकार कहने लगे और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको क्या कहने लगे? भारत की परिषद। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे, क्योंकि अब जो गवर्नर जनरल था वो भारत सरकार जब कहा जाने लगा तो भारत सरकार जब कहा जाने तो भारत शब्द जब जुड़ गया तो ये भारत का पूरा सरकार हो गया, तो भारत का गवर्नर जनरल इसको कहने लगे। ठीक है, और जो बम्बई और मद्रास वाली गवर्नर जो स्टेट थी या जो गवर्निंग काउंसिल थी उनको इसके अधीन कर ही दिया गया था। तो अब जो इनके पास जो शक्तियाँ थीं गवर्नर जनरल की तो उसको भी छीन कर क्या कर दिया गया, यहाँ का जो गवर्नर जनरल था भारत का गवर्नर जनरल उसके अधीन शक्तियों को कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान कर दी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के गवर्नर जनरल के पास संपूर्ण ब्रिटिश भारत के संबंध में विधायी शक्तियाँ थीं। पूरे भारत के संपूर्ण भारत के विषय में विधायी शक्तियाँ इसी के पास आ गई। बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियाँ समाप्त हो गई। मैंने कहा ना कि उसके अधीन कर दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल के अधीन जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे उनकी शक्तियों को कर दिया गया। और इस एक्ट का और जो अभी तक अधिनियम बनते थे उनको अब कहा जाने लगा एक्ट कहने लगे। जो कानून बनते थे उनको अभी तक विनियम या रेगुलेशन कहा जाता था। अभी जो कानून बनते थे उनको कहा जाता था रेगुलेशन और अब क्या कहने लगे? एक्ट। ठीक है, एक्ट मतलब अधिनियम। तो इन दोनों का अंतर आ गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में किसी भी कानून को संशोधित करने या निरस्त करने या बदलने का अधिकार था। किसके पास? गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके पास। ठीक है, वो भारत में कहीं भी कानून बना सकती थी, पूरे भारत में कहीं भी कानून लागू कर सकती थी, कहीं भी कोई कानून निरस्त कर सकती थी और कहीं भी कोई कानून बदल सकती थी, जितने पे भारत ब्रिटिशों का अधिकार था, जितने भारत पे। सभी भारतीय कानूनों की संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग 1834 की स्थापना की गई। ठीक है, और इस भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बनता है? लॉर्ड मैकाले। भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष बनकर कौन आया? लॉर्ड मैकाले। अब आ जाएगा 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। यह अधिनियम 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अनेक चार्टर अधिनियमों का अंतिम अधिनियम था। चार्टर अधिनियम अब इसके बाद नहीं आएंगे। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया। अभी तक जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वो विधायी और कार्यकारी कार्य एक ही में करती थी। मतलब जान लीजिए कि विधायिका और कार्यपालिका जो भी है वो एक ही में बैठती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि विधायिका अलग कर दी गई, कार्यपालिका अलग कर दी गई। तो वही विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। मतलब कानून बनाएंगे दूसरे लोग और कानून को लागू करेंगे दूसरे लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई।
इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। इसने परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया। जो परिषद थी काउंसिल की, उसमें कहा कि 6 नए सदस्यों को शामिल कीजिए, जिसमें से कुछ स्थानीय लोग भी होने चाहिए। ओके, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। जो नए सदस्य शामिल होंगे उन्हें क्या कहा गया? विधान पार्षद। निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उसमें जो संख्या उनकी 24 थी उसको घटाकर 18 कर दी गई। और किन लोगों को घटाया गया? ऐसे 6 लोगों को हटा दिया गया जो ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित होकर आते थे। ठीक है, तो उन 6 लोगों को घटा दिया गया। परिषद की विधायी शाखा मिनी संसद के रूप में कार्य करती थी। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी वो मिनी संसद के रूप में कार्य करती थी, जिसमें ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रियाओं को अपनाया जाता था। सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसका 1853 के एक्ट के तहत प्रसंविदा सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य चौथा सदस्य था। जो चौथा सदस्य को मतदान के अधिकार के साथ पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया। अब आ जाएंगे क्राउन का शासन। क्यों? क्योंकि 1857 का विद्रोह हो चुका है। ठीक है, और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको तहस नहस अच्छे से कर दिया गया है। तो अब क्राउन का शासन आ जाएगा यहाँ के लोगों के आक्रोश को शांत करने के लिए। तो ये चलेगा 1858 से 1947 तक। भारत, इसको जो अब अधिनियम आएंगे उनको कहा जाएगा भारत शासन अधिनियम। ठीक है, क्योंकि गवर्नर जनरल के साथ में आ रहे हैं तो गवर्नर जनरल, और इसमें क्या किया जाएगा कि गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा वायसराय। क्या कहा जाएगा? वायसराय। ठीक है, गवर्नर जनरल को, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा जाएगा। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को तहस नहस कर दिया था ना भारतीयों ने 1857 युद्ध में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन को समस्त शक्तियाँ हस्तांतरित कर दी गई। ठीक, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय। और प्रथम वायसराय बनता कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बनता है। बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जब कंपनी ही नहीं रही तो कंपनी को देख रेख या कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी के प्रबंधन के लिए जो संस्थाएं बनाई गई थी वो संस्थाएं क्या करेंगी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश इंडिया एक्ट के दौरान हुई, जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1884 के दौरान जो संस्थाएं बनी थी और द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी उसका भी अंत हो गया। इसमें एक नया पद सृजित किया जाएगा जिसका नाम रहेगा भारत सचिव। इसने भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया का एक नया पद सृजित किया जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, भारत सचिव किसके प्रति उत्तरदायी था? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। यह ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक सदस्य होता था। इसमें भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। यह परिषद एक सलाहकारी संस्था थी। राज्य सचिव को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। इसने काउंसिल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को एक कारपोरेट निकाय के रूप में गठित किया। किसने किया? भारतीय सचिव ने, भारत परिषद सचिव ने क्या किया? एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक कारपोरेट निकाय के रूप में गठित किया जो भारत और इंग्लैंड में मुकदमा कर सकता था और उसके ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता था। अब आएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के प्रावधान किया गया कि वायसराय कुछ भारतीयों को अपने विस्तारित परिषद, जो विस्तारित की गई है परिषद, तो विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करेगा। अब पहली बार भारतीयों को जो वायसराय की परिषद है उसमें एंट्री मिलेगी। ठीक है, वर्ष 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में 3 भारतीयों को नामित किया। कौन कौन से थे? कब नामित किए गए हैं? 1862 में। किनको? बनारस के राजा को नामित किया, पटियाला के महाराजा को नामित किया और सर दिनकर राव। कौन? सर दिनकर राव। ये 3 लोगों को सबसे पहली बार, जो कि भारतीय थे, वायसराय की परिषद में जो है ये लोग नामित हुए। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियाँ बहाल कर दी गई। जो बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उनकी जो शक्तियाँ गवर्नर की छीन ली गई थी उनको फिर से दे दी गई। और विधायी हस्तांतरण की इस नीति, मतलब जो ये विधायी शक्तियाँ दी जा रही हैं तो गवर्नर जनरल से कुछ शक्तियाँ कम हुई ना, तो जो शक्तियों का बंटवारा होता है इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। मतलब जब शक्तियाँ इकट्ठे एक आदमी के पास आती चली जाएंगी उसको कहेंगे केंद्रीकरण करना। और जब शक्तियाँ एक आदमी से बहुत लोगों के पास जाने लगेंगी, बहुत लोगों को पावर दी जाने लगेगी,
उसको कहेंगे शक्तियों का विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का उल्टा विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो यहाँ से शक्तियों का विकेंद्रीकरण की शुरुआत शुरू होती है। इसने बंगाल 1862 ईस्वी में गठित, उत्तर पश्चिम प्रांत 1886 में गठित और पंजाब 1897 ईस्वी में नई विधान परिषद उच्च सदन के रूप में गठन किया, ठीक है। आपातकाल की स्थिति में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। किसके तहत? 1861 के अधिनियम के तहत, ठीक। वायसराय को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इसी एक्ट के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता दी गई। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती है? जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के तहत अंदर जो है बहुत सारे मंत्री हैं। मतलब अमित शाह जी गृह मंत्रालय देख रहे हैं, जेपी नड्डा जो है आपका स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे हैं, है ना, कृषि मंत्रालय देख रहे हैं आपके जो है शिवराज सिंह जी। तो ऐसे ही अलग अलग मंत्रालय जो हैं इनको पोर्टफोलियो कहा जाता है, ठीक है। पोर्टफोलियो मतलब अलग अलग संस्थाएं या अलग अलग मंत्रालय या अलग अलग जिम्मेदारियां जब अलग अलग लोगों को दे दी जाती हैं तो उनको पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो पोर्टफोलियो प्रणाली की यहाँ पर शुरुआत हुई। अभी तक क्या था कि सारी चीज़ें कौन देखता था? गवर्नर जनरल या वायसराय। अब वायसराय ने कहा कि हम सब नहीं थाम पाएंगे, कुछ कुछ चीज़ों का बंटवारा कर दो और जो हमारे परिषद के लोग हैं उन्हीं में से, जैसे बीजेपी के कितने कैंडिडेट चुने गए? 240, ठीक, 240। लेकिन इन 240 में से कुछ ही मंत्री बनाए गए। तो इसके परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी वो तो ज़्यादा थी, लेकिन कहा कि हमारे परिषद में जो विश्वसनीय लोग हैं इनको हम कुछ काम दे देते हैं और ये लोग कुछ क्षेत्रों में अपना स्वायत्ता रखेंगे और हमसे केवल बातचीत कर लेंगे। जैसे प्रधानमंत्री से कोई गृह मंत्रालय का कोई कानून होता है तो भी प्रधानमंत्री के देखरेख में होता है, प्रधानमंत्री से सलाह ली जाती है। तो ये लोग क्या करेंगे? हमसे केवल एक दो बार पूछ लेंगे कि हम इसको अप्रूव कर देंगे और उसको लागू हो, तो पोर्टफोलियो प्रणाली यहाँ से लागू हो जाती है, ठीक है। गवर्नर जनरल जो उसमें वायसराय होता है वो अपने मित्रों को या अपने विश्वसनीय परिषदों को क्या करता है? कुछ छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ दे देता है। इसको कहा जाएगा कि यहाँ से पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता मिल रही है। 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू किया गया था इसको, ठीक है। चलिए अब आएगा भारत परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। इसमें रुक जाइए थोड़ा सा, और ये है कि 1861 का जो अधिनियम था इसी के तहत अध्यादेश जारी हो जाता है, पोर्टफोलियो प्रणाली चालू कर दी जाती है, ठीक है। तो अब आ जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या होगा कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। गैर सरकारी कौन? गैर सरकारी वही जो भारतीय लोग आ रहे थे नामित होकर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वायसराय ने कुछ भारतीयों को अपनी परिषद में विस्तारित करके अपनी परिषद में शामिल किया जिनको गैर सरकारी सदस्य कहा गया। सरकारी सदस्य वो होते थे जिनको इंग्लैंड की संसद नियुक्त करके या नामित करके भेजती थी, वो होते थे सरकारी सदस्य। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ का वायसराय जो था वो अपने बुद्धिमत्ता से, अपने इंटेलिजेंस से उनको चुन लेता था, नामित कर लेता था, उनको कहा गया गैर सरकारी सदस्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1992 में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, मतलब भारतीय लोगों की संख्या परिषदों में शामिल करने को बढ़ाया गया। हालांकि सरकारी सदस्यों का बहुमत बरकरार रहेंगे, सरकारी सदस्य अभी भी बहुमत में, ठीक। विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई। इसने उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया। जो गैर सरकारी सदस्य थे वो भी अब बजट पर चर्चा कर सकते थे, मतलब जब बजट पेश होता था तो गैर सरकारी मतलब जो भारतीय सदस्य थे विधान परिषद में वो क्या कर सकते थे? भारतीय परिषद में जो भारतीय सदस्य थे वो बजट पर चर्चा भी कर सकते थे और अगर कोई प्रश्न पूछना है तो प्रश्न भी पूछ सकते थे। लेकिन अभी ये जो है जो पूरक प्रश्न है, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। क्यों? तो पूरक प्रश्न क्या होता है कि आपने कोई प्रश्न पूछा, ठीक है, इधर से आंसर मिला, लेकिन आप उस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हैं और कुछ और पूछना चाहते हैं, इस प्रश्न को कहा जाएगा पूरक प्रश्न। तो अभी जो है जो 1892 का अधिनियम आया है इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार गैर सरकारी सदस्यों को नहीं मिला था, केवल प्रश्न पूछ सकते थे एक बार, ठीक है। इसमें कुछ गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किया गया था, केंद्रीय विधान परिषद में और प्रांतीय विधान परिषद दोनों जगह। इस अधिनियम में निर्वाचन इलेक्शन शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं था, ठीक है। यहाँ पर जो सदस्य आते थे वो मनोनयन द्वारा ही आते थे, ना कि इलेक्शन द्वारा आते थे, ठीक है। लेकिन इसमें मनोनीत सदस्यों के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार, ठीक। तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909 में। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60। ये याद रखिएगा, जो केंद्रीय विधान परिषद था उसमें 16 सदस्य थे, उनकी संख्या 16 से बढ़ाकर कर दी गई 60, ठीक है।
हालांकि प्रांतीय परिषदों की यह संख्या एक समान नहीं थी। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। अभी भी जो ब्रिटिश संसद मनोनीत करके भेजती थी सरकारी सदस्य, वो अभी भी बहुमत में थे, जबकि प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य बहुमत में आ चुके थे। मतलब भारतीय सदस्य प्रांतों में अपनी सदस्यता ज़्यादा हासिल कर चुके थे। विधान परिषदों को अधिक विचार विमर्श की शक्तियाँ दी गई। ठीक है, सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट, सदस्य यहाँ पर देखिए पूरक प्रश्न पूछने का इसमें अधिकार दे दिया गया कि अब पूरक प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। कब दिया गया अधिकार? 1909 मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार में। ठीक है, और इसमें बजट आदि पर प्रस्ताव पेश करने की अनुमति भी जो है गैर सरकारी सदस्यों को दे दी गई। बजट की अलग अलग मदों पर मतदान की अनुमति दी गई। हालांकि समग्र रूप से बजट अभी भी मतदान के अनुमानित नहीं था। बजट में मतदान नहीं अनुमानित होता था, केवल हाथ उठा के हाँ ना कर देते थे। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। किसके लिए? अभी देखिए मार्ले मिंटो सुधार में केवल मुसलमानों के लिए किया गया है। अभी 1917 में जब होगा तब उसमें मुसलमानों के साथ और लोगों को भी शामिल कर दिया जाएगा। तो जब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया, इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिकता को वैध बना दिया। ठीक है, फलस्वरूप लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक माना जाता है। वायसराय के कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। जो कार्यकारी परिषद थी वायसराय की, उसमें पहली बार भारतीयों को शामिल किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि अभी भर तो उससे पहले भी तो शामिल किया गया था। वायसराय ने कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद में शामिल किया था। हाँ, शामिल किया था, लेकिन ये गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। अब जो शामिल होगा, ठीक है, ये उनकी कैबिनेट में शामिल होगा। मतलब उसको भी एक पोर्टफोलियो दिया जाएगा, उसको भी थोड़ा अधिकार दिए जाएंगे। अभी तक इन लोगों को कोई अधिकार नहीं था, ये केवल चर्चा कर सकते थे। ठीक है, वोटिंग का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने का 1909 में अधिकार मिला। ठीक है, लेकिन अब जो है जो शामिल किया गया है, ये कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया, मतलब उस समय के कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। तो ये कौन पहले व्यक्ति बनते हैं? ये हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। ठीक है, और इन्हें और कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य, देखिए हमने कहा था ना कि किस में शामिल किया, कोई पोर्टफोलियो दिया जाएगा, कोई मंत्रालय, कोई कार्य दिया जाएगा, तो इनको विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अब आ जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाएगा। ये कब होगा? 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत में एक जिम्मेदार शासन की क्रमिक शुरुआत करना है। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम भारत में एक जिम्मेदार क्रमिक शासन जो है देना चाहते हैं, एक शासक बैठाना चाहते हैं। इसने प्रशासन के सभी विषयों को दो श्रेणियों में बांट दिया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। ठीक है, जितनी भी ताकतें थीं, जितनी भी शक्तियाँ थीं, उनको दो भागों में बांट दिया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। ठीक है, तो यहाँ पर वर्गीकरण हस्तांतरण नियमों, डिवोल्यूशन रूल्स द्वारा किया गया, जिसने केंद्र में प्रांतों को अधिकार सौंपने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया। जो अभी तक पूरे अधिकार केंद्र के पास थे, अब उनका फिर से विकेंद्रीकरण इसको कहा जाएगा। अब जो अधिकार हैं कुछ प्रांतों को भी दिया जाएगा। तो प्रांतीय विषयों में द्वैध शासन तत्व या द्वैध शासन प्रणाली पेश की गई। यहाँ पर क्या हो गया, जब प्रांतों को कुछ अधिकार दिए गए तो प्रांतों के अंदर द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। यहाँ पर कुछ अधिकार जो प्रांतों को दिए गए, ये आरक्षित विषय के थे, जिन्हें गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था। कुछ अधिकार जो थे वो हस्तांतरित विषय थे, जिन पर पूरा और पूरा कंट्रोल जो है मतलब उन पर पूरा कानून कौन बनाता था? प्रांतीय विधान परिषद बनाती थी, या जो है विधान परिषद बनाती थी, और इसका जो है विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे जो लोग बनाने वाले कानून होते थे। ठीक, तो ये हस्तांतरित और जो है आरक्षित विषय लागू कर दिए गए। देखिए अब ये विषय जो है केवल प्रांतीय विधान परिषद में लागू हुए हैं, ना कि जो केंद्रीय विधान परिषद है वहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा कि पहली बार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। ठीक है, जो अभी तक भारतीय विधान परिषद थी, उसके जगह पर दो विधान परिषद बना दी गई। कौन कौन सी? एक उच्च सदन हो जाएगा जिसको कहा जाएगा राज्य परिषद, एक निचला सदन हो जाएगा जिसको कहा जाएगा विधानसभा। जैसे आज है विधानसभा के रूप में हमारी लोकसभा और राज्य परिषद के रूप में हमारी राज्यसभा। ठीक है, तो ये प्रावधान उस समय बनाया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य में से 3 सदस्य, ठीक है, कमांडर इन चीफ को छोड़कर भारतीय बनाए गए। सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल यूरोपियों और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का
विस्तार किया गया। हालांकि संपत्ति कर, शिक्षा आदि, देखिए जो पृथक निर्वाचक मंडल था अभी तक उसमें कौन शामिल था, केवल मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम शामिल थे। अब किसको, सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल यूरोपीय और यूरोपीय लोगों को भी शामिल कर लिया गया। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग करके जो है प्रांतों को अपना बजट प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी गई। एक नया पद लंदन में भारत के उच्चायुक्त, एक नया पद का सृजन किया गया लंदन में भारत के उच्चायुक्त। अच्छे से याद कर लीजिए कि जो बजट है वो प्रांतों को बजट पेश करने की अनुमति कब दी गई, 1919 में दी गई, ठीक है, मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से, ठीक है। और 1919 अधिनियम से ही लंदन में भारत के उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब लंदन में भारत के उच्चायुक्त पद का सृजन कहा जाएगा तो आप राज्य सचिव से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि राज्य सचिव का पहले ही पद सृजित हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर है कि सृजन किया गया और भारत के राज्य सचिव के लिए किए जाने वाले कुछ कार्यों को किसको दे दिया गया, जो राज्य सचिव करता था उसके कुछ कार्यों को लंदन में जो भारत का उच्चायुक्त बैठाया गया उसको दे दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इस अधिनियम ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है, जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना का प्रस्तावना रखा। चैम्बर का उद्घाटन 1921 में हुआ, जिसमें 120 सदस्य थे, जिसमें 108 राज्यों के राजकुमार थे और 12 राज्य प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो इसीलिए जब राजकुमार इसमें शामिल थे इसलिए इसको कहा गया चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। इस अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जिसमें इस अधिनियम को लागू होने के 10 साल बाद इसकी कार्यप्रणाली की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा। साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन आता है। इसको 1929 में आना था, लेकिन 2 वर्ष पहले ही आ जाता है और 1930 में अपनी रिपोर्ट देता है। साइमन कमीशन 7 सदस्यीय कमीशन था, जिसमें सारे लोग यूरोपीय थे, ठीक है, 7 के साथों, इसीलिए इसका विरोध हुआ था अपने यहाँ पर, ठीक है, भारत में। ब्रिटिश सरकार ने इन प्रस्तावों, जो साइमन कमीशन ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इसमें कहा, क्या प्रस्ताव में कहा साइमन कमीशन ने कि द्वैध शासन प्रणाली जो चल रही है प्रांतों में, इनको समाप्त कर दिया जाए। प्रांतों में उत्तरदायी शासन का विस्तार किया जाए, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दो और उत्तरदायी शासन का विस्तार करो। ब्रिटिश भारत और रियासतों का एक परिसंघ बनाने तथा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को बनाए रखने का प्रस्ताव रखा। कहा जो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल बना हुआ है, मतलब भारतीयों में फूट डालने का जो जड़ है उसको बनाए रखो। और ब्रिटिश भारत, मतलब जितने भारत पर ब्रिटिशों का अधिकार है और जितने पर नहीं है, तो वो रियासतों के परिसंघ को, रियासतों को मिलाकर और ब्रिटिश भारत और रियासतों को मिलाकर एक परिसंघ बनाया जाए, ठीक है। ये जो है सुझाव दिया किसने, ये सुझाव दिया है जो आपका साइमन कमीशन 1927 में आता है वो। इन चर्चाओं के आधार पर संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, ठीक है, और यह इसके आधार पर अब भारत शासन अधिनियम 1935 जो है बनाया जाएगा, ठीक। सांप्रदायिक पंचायत के बारे में देख लीजिए। सांप्रदायिक पंचायत का था 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को संबोधित करने के लिए सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत की। इसमें सबसे पहले 1909 में केवल मुसलमान शामिल थे, फिर 1919 में सिख, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोगों को भी शामिल कर दिया और बाद में क्या करेगा, दलितों को भी इसने इसमें शामिल कर लिया, ठीक है। इसी के विरोध में गांधी जी इसका विरोध करेंगे। अम्बेडकर जी तो खुश होते हैं कि दलितों को शामिल कर लिया गया है, लेकिन गांधी जी विरोध करेंगे। और पूना में उस समय गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे, तो पूना पैक्ट किया जाएगा कांग्रेस और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में होगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ से पीछे हटेंगे कि ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत में हम दलितों को मत लाइए और दलित हिंदू बनकर ही, बहुत सकेंगे हिंदुओं के साथ रहकर ही इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें कुछ गांधी जी क्या करते हैं कि सीटों पर लगभग 2 गुना सीटों पर आरक्षण दे देते हैं दलितों को, ओके। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी जिद जो की थी दलितों को सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत लाना, वहाँ से हट जाते हैं। सांप्रदायिक पंचायत से दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को हटा दिया गया है ना, और इसके प्रावधानों को भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। चलिए अब आ जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। आप ये जान लीजिए कि अभी भी भारत का जो अधिनियम 1935 आया था, अपने भारतीय संविधान में एज इट इज़ यहाँ के कई रूल, कई प्रावधान भारतीय संविधान में रख दिए गए थे उठा के, ठीक है। जबकि जब ये भारत जो है अधिनियम 1935 आया था, तो जवाहरलाल नेहरू और जितने भी भारतीय नेता थे उस समय, इन लोगों ने इसकी बहुत जो है
आलोचना की थी, लेकिन जब स्वयं कानून बनाने की बात आई तो 1935 के अधिनियम की बहुत सारी चीज़ों को, लगभग आधे से ज़्यादा इसी चीज़ों को भर दिया गया अपने संविधान में। इस अधिनियम का उद्देश्य एक अखिल भारतीय परिसंघ का निर्माण करना था। किसको किसको? जो जो ब्रिटिश भारतीय राज्य थे, मतलब जिस पर ब्रिटिशों का शासन था भारत के राज्य पर, वो, और जो ब्रिटिश से बाहर थे उस समय के राजा महाराजा, तो भारतीय रियासतों को और ब्रिटिश वाले भूभाग को मिलाकर एक परिसंघ बनाने की बात यहाँ पर की गई। ठीक है, जो कि बाद में असफल हो जाती है, बाद में सफल नहीं होती है। इस अधिनियम ने शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित कर दिया। 1919 वाला जो अधिनियम आया था उसने 2 सूचियों में, प्रांतीय सूची और केंद्रीय सूची में विभाजित किया था। अब 1935 वाला जो अधिनियम आया इसने 3 सूचियों में विभाजित कर दिया। केंद्र सूची, संघ सूची में रखा गया 62 विषय, प्रांत सूची में रखा गया 54 विषय, और समवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बना सकते थे, ऐसे 36 विषय थे। अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वो वायसराय को दी गई कि वायसराय अवशिष्ट शक्तियाँ बना सकता है। इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्त कर, जो प्रांत में थे द्वैध शासन चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जो साइमन कमीशन था, देखिए उसने कहा था कि समाप्त कर दो द्वैध शासन। ठीक है, तो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। इसके बजाय प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की गई। ठीक है, इसने कहा था कि प्रांतों को स्वायत्ता दीजिए, देखिए उत्तरदायी शासन, तो प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की गई। प्रांतों को कुछ निर्धारित क्षेत्रों में स्वायत्ता दी गई और 1937 में उत्तरदायी सरकारों का गठन किया गया, जो कि 1939 तक चलेगी और 1939 में जाकर कांग्रेस जो है इस्तीफा दे देगी। इस अधिनियम ने संघीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित किया। जो आरक्षित श्रेणी और हस्तांतरित श्रेणी अभी तक प्रांतों में थी, अब वो आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में कहाँ संघीय विषयों को विभाजित किया गया। और द्वैध शासन प्रणाली जो कि अभी तक प्रांतों में चल रही थी, अब वो कहाँ पर चलेगी? संघ में। ठीक है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत सहित 11 प्रांतों में इलेक्शन होता है, जिसमें से 6 प्रांतों में, देखिए 6 प्रांतों में कांग्रेस बहुमत के साथ जीत जाती है, 2 प्रांतों में जो है गठबंधन सरकार बनाती है कांग्रेस, और 3 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार नहीं रहती है। 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग जो है, पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग के सहयोग से कांग्रेस जो है सरकार बनती है, और सिंध में जो है एक क्षेत्रीय पार्टी रहती है, वो अपना सरकार बनाती है। दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों तथा महिलाओं और श्रमिकों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसने वर्ष 1858 में भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। भारत राज्य सचिव के लिए एक सलाहकार दल के व्यवस्थित किया। ठीक है, इस अधिनियम ने देश की मुद्रा और ऋण को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। इस संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों के साथ साथ संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। ठीक है, इस अधिनियम ने 1935 के अधिनियम के अनुसार सब हो रहा है। इस अधिनियम से 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसने बर्मा, जो कि म्यांमार है, को भारत से अलग कर दिया। इसी अधिनियम के तहत उड़ीसा और सिद्ध प्रांत बनाए गए। अल्पसंख्यक हितों के लिए सुरक्षा प्रदान किए गए। रेल प्रशासन की देखरेख के लिए संघीय रेल मंत्रालय प्राधिकरण की स्थापना हुई, और संघ और प्रांत के खातों की लेखा परीक्षा के लिए भारत के महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। तो ऑडिटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कब की गई? 1935 अधिनियम के तहत। भारत शासन अधिनियम 1947, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत का विभाजन की योजना प्रस्तुत करता है, जिसको जो ब्रिटेन की सरकार रहती है मान्यता दे देती है, और 15 अगस्त को भारत अलग हो जाता है पाकिस्तान से, और 14 अगस्त को ही पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाएगा, और प्रत्येक अधिराज्य, जो डोमिनियन अधिराज्य बनाए गए भारत और पाकिस्तान, ये जो है 1935 के कानून के अनुसार ही चलेंगे, जब तक कि अपना वो कोई कानून नहीं बना लेते हैं, अपना संविधान नहीं बना लेते हैं। ठीक है, डोमिनियनों की संविधान सभाओं को अपने अपने राष्ट्रों के लिए कोई भी संविधान बनाने और अंगीकार करने का अधिकार था। ठीक है, और जो ब्रिटिश संसद का कानून था उसको रद्द करने का भी अधिकार था। भारत के राज्य सचिव पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट का विधेयकों को वीटो करने या उन पर आपत्ति जताने का अधिकार समाप्त हो गया। मतलब ब्रिटिश सम्राट जो है वीटो नहीं ला सकते थे, और जो कानून बनाए जा रहे हों उस पर आपत्ति अपनी नहीं दर्ज करा सकते थे। लेकिन यह शक्ति गवर्नर जनरल के पास बरकरार रही। जो ब्रिटिश जो शक्ति थी कि वीटो ला सकता है और आपत्ति जता सकता है, तो ये गवर्नर जनरल आपत्ति जता सकता था, और गवर्नर जनरल वीटो अभी भी ला सकता था। सोचिए, देश आज़ाद होने के बाद भी गवर्नर जनरल के पास वीटो की शक्ति थी, जो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर विधेयकों की सहमति देता था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक नाम मात्र प्रमुख
बन गए, जो कि ये केवल एक रबर स्टैंप बनकर रह गए, जो अपने संबंधित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते थे। इसने इंग्लैंड के राजा की शाही उपाधियों से भारत के सम्राट की उपाधि हटा दी। भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवकों की नियुक्ति और पद आरक्षित किए जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जो अभी तक पद आरक्षित है ब्रिटिशों के लिए, वो समाप्त हो गए। 15 अगस्त 1947 से पहले नियुक्त सिविल सेवा सदस्यों के अधिकार और लाभ बरकरार रहे। ठीक है, जो 15 अगस्त 1947 से पहले ही नियुक्त हो चुके थे, उनको नहीं हटाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए अधिराज डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल बने। 1946 में गठित भारत की संविधान सभा भारतीय अधिराज या डोमिनियन की संसद बन गई। ठीक है, जो संविधान सभा गठित की गई थी वही संसद के रूप में कार्य करने लगी। तो इसमें कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सा मंत्रालय किसने संभाला? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। विदेश मामला यही संभाल रहे थे। राष्ट्रमंडल संबंध और वैज्ञानिक अनुसंधान, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे थे तो वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य भी इन्हीं के अंतर्गत आया। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया गृह विभाग, सूचना और प्रसारण विभाग तथा राज्य का जो प्रशासन था वो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया खाद्य एवं कृषि। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बने। डॉक्टर चांद मथाई रेल परिवहन मंत्री बने। आर के खड़मुखम चेट्टी वित्त मंत्रालय संभाला इन्होंने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री मतलब कानून मंत्री बनाए गए। जगजीवन राम ये बनाए गए श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्रालय इनको मिला। C.H. भाभा वाणिज्य मंत्रालय मिला। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्रालय मिला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। B.N. गाडगिल को निर्माण, खान और विद्युत मंत्रालय दिया गया। ठीक है, तो आज की क्लास जो कि आपके राज्य व्यवस्था के इतिहास से संबंधित थी, वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था राज्य व्यवस्था का, ये समाप्त होती है। ठीक है, हम अब अगले क्लास में क्या देखेंगे? तो अगले क्लास में हमारा रहेगा भारत के संविधान का निर्माण कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से लिया गया, या भारत के संविधान का निर्माण किसने पहले सोचा, है ना, निर्माण करने की व्यवस्था कैसे हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो कृपया हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मिलेंगे नए क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।